तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने अपने क्लास 11th के स्टूडेंट से पूछा कि यार आजकल तुम सिंसियरली पढ़ नहीं रहे हो, क्या हो गया। वैसे वो स्टूडेंट पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका ध्यान ज़्यादा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मूवीज़, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने कहा तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। तो उन जनाब का आंसर क्या था कि सर एक बात बताओ, आप ही मुझे बताओ कि 11th में पढ़कर मुझे क्या मिलेगा, क्यों पढ़ूँ मैं 11th में। ना तो 11th में बोर्ड्स होते हैं, राइट, और मुझे करनी है 12th के बाद सीए, मुझे 12th के बाद सीए करनी है, तो 11th का तो इंपॉर्टेंस है ही नहीं ना। तो अभी चिल करते हैं सर, जो भी एफर्ट्स डालने होंगे वो 12th में कर लूँगा मैं, आगे जाके मुझे सीए करनी है, सारे एफर्ट्स वहाँ पे करूँगा। 11th में क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, मुझे एन्जॉय करना है अभी। अच्छा ठीक है, मतलब बात सुन रहे हो कि अभी उनको एन्जॉय करना है, क्यों, क्योंकि 11th की उनको इंपॉर्टेंस नहीं लग रही, 11th की उस बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि 11th में पढ़कर क्या ही मिलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, बाकी जो देखना होगा वो 12th में करेंगे, और 12th के बाद जो सीए करनी है उसमें करेंगे। अच्छा ठीक है, अब आज एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ, आज 12th के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, तो अभी पिछले कुछ टाइम से उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही थी, वो भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि यार पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो या क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कंसिस्टेंटली कम हो रहे थे। तो क्या आंसर था उनका, सेम एग्जैक्ट सेम आंसर कि सर मैंने सोच लिया है कि 12th के बाद मुझे सीए करनी है, ठीक है, कॉलेज मुझे जाना नहीं है, सीए करनी है, कॉलेज मुझे जाना नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा कि 12th में मुझे एफर्ट्स इतने डालने चाहिए। 12th का इंपॉर्टेंस होता है सर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज मुझे जाना नहीं है तो मैं इतने एफर्ट्स क्यों डालूँ, जो भी मुझे करना होगा वो मैं सीए में देख लूँगा सर, अभी मुझे पढ़ने का कोई पॉइंट लग नहीं रहा है, तो इसलिए मैं अभी एंजॉय करना चाहता हूँ। दोनों के आंसर्स में कितनी सिमिलैरिटी है। 11th का बच्चा क्या कह रहा है कि सर मुझे 11th में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे उसके कुछ खास इंपॉर्टेंस दिख नहीं रही। 12th का बच्चा कह रहा है कि सर मुझे आगे जाके सीए करनी है, कॉलेज मुझे जाना नहीं है, तो क्या ही करूँगा मैं 12th में पढ़ के। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद यही सोचते होंगे कि यार 11th में पढ़कर क्या ही करूँगा, और खासकर वो बच्चे जिनको आगे जाके सीए करनी है वो ये सोचते होंगे कि यार 11th 12th का इंपॉर्टेंस ही क्या है, अगर मुझे कॉलेज नहीं जाना तो ये वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 11th 12th के बाद सीए परस्यू करने का सोच रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आज बता देना चाहता हूँ कि आपकी सीए की प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट नहीं होती है, आपकी सीए की प्रिपरेशन क्लास 11th से स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी सीए की प्रिपरेशन 12th के बाद नहीं 11th से स्टार्ट हो जाती है, और यही बात मैं आज आपको प्रूव करने आया हूँ। 11th 12th की जो आपको इंपॉर्टेंस दिख नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिनको कॉलेज जाना है उनको तो पता ही है कि 12th में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे सीए करनी है तो 11th 12th में पढ़कर क्या ही करूँगा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस होता है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है सीए फाउंडेशन, उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट आपका है अकाउंट्स, सेकेंड इकोनॉमिक्स है, फिर मैथ्स है, और फिर लॉ। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। बिल्कुल, ये 3 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ आप ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ते हो, और मोर देन 80% सिलेबस, अगर 80% से ज़्यादा नहीं तो अराउंड 80% सिलेबस एग्जैक्ट आपका सेम होता है 11th और 12th वाला, एग्जैक्ट सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 80% से कम, अराउंड 80% सिलेबस आपका 11th 12th वाला होता है। मतलब सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आपकी 11th से शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार 11th में पढ़कर मैं क्या करूँगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको आगे सीए परस्यू करना है, क्या करूँगा, अगर आपके 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, 12th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, कैसे क्लियर करोगे आप सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें क्या है, अकाउंट्स, राइट। तो अगर आपको लग रहा है यार कि 11th में मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है। 12th में अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है, मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, कैसे कर लोगे आप सीए। आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सीए फाउंडेशन का सिलेबस दिखाने वाला हूँ, टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा, चैप्टर्स आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके 11th और 12th में आने वाले हैं। तभी शायद आपको यकीन होगा कि हाँ ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, या मैं ये ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, या मैं आगे जाके 12th में ये पढ़ूंगा। तो फटाफट से देखते हैं सीए फाउंडेशन का आपका सिलेबस क्या है। ओके, सो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सीए फाउंडेशन का जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है अकाउंटिंग का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। क्या उसका सिलेबस होता है, सबसे पहली यूनिट जो आपको दिख रही होगी वो होगी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क।
देखो टॉपिक्स आपको फटाफट से समझ में आ जाएंगे कि आपने कहाँ पढ़े। फर्स्ट है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। एग्जैक्ट सेम, हो सकता है एक आधा टॉपिक ज़्यादा कम हो, लेकिन एग्जैक्ट सेम है। अकाउंटिंग के मीनिंग्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बुक कीपिंग, सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिलेगा, कुछ ज़्यादा अलग नहीं मिलेगा। सेकेंड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, चैप्टर नंबर 3। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th का, जिसमें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। एग्जैक्ट सेम वही प्रिंसिपल्स, वही कॉन्सेप्ट्स, वही कन्वेंशंस, कुछ भी अलग नहीं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग टर्म्स, क्लास 11th। तो अगर आपको लग रहा था कि यार ये चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए फाउंडेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से, राइट। तो अभी तक अगर आपने उन चैप्टर्स को सीरियसली नहीं लिया है तो एक बार दोबारा सोच लेना। क्लास 11th में जो भी आप पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का बेस है वो, उनके मार्क्स कहीं काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बेस बनाने वाले वही चैप्टर्स हैं। आपको मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स दिखाए, फर्स्ट 3 सेम चैप्टर्स क्लास 11th के। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्स, एग्जैक्टली सेम। जो आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 2 में आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। कैपिटल रिसीव्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसीव्स क्या होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, सब कुछ पढ़ा है। इन्होंने उसका एक 3 से 4 पेज का अलग से चैप्टर बना दिया है, बिल्कुल वही, कुछ भी अलग नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज आप पढ़ते हो, आपका एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है ना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। वही लाइंस पे, वही उसके कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एक चैप्टर बनाया हुआ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हो सकता है एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन बेस बिल्कुल वही है अकाउंटिंग पॉलिसीज का। उसके बाद आपका है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये मैं कह सकता हूँ कि आपका चैप्टर थोड़ा सा अलग है, शायद आपने ये 11th-12th में नहीं पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन क्या बहुत बड़ा चैप्टर है? नहीं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जहाँ पे आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा बेस आपको 11th में पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपको नाम बता देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं बोल सकता हूँ जो 6th, 7th और 8th आपके चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो ज़रूर अलग हो सकते हैं, जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़े हो। ऊपर के जितने भी आपने 5 चैप्टर्स पढ़े एग्जैक्ट सेम, जैसे मैंने आपको बोला 80% सिलेबस सेम है, 100% तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 80% बहुत होते हैं, हाँ या ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आप जर्नल वगैरह सब्सिडरी बुक्स बनाते हो। ट्रायल बैलेंस 11th में आपने पढ़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा 11th का। एग्जैक्ट सेम आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है जो आप 11th में पढ़ते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बेटा आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ रहे हो। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कुछ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके 11th में है। अगर यकीन नहीं हो रहा, 11th की जो इंडेक्स है जाके देख लेना, आपको सेम चैप्टर्स मिल रहे होंगे। उसके बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ जी पढ़ चुके हो आपने, अभी टर्म 1 में ही पढ़ा होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एग्जैक्ट सेम आपको सीए फाउंडेशन में मिलने वाला है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके बाद है इन्वेंट्रीज, ये एक चैप्टर है जो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहाँ पे इन्वेंट्रीज के आपको टेक्निक्स मिलेंगी, आपको वैल्यूएशन करनी होगी, लीफो फीफो मेथड, वेटेड एवरेज, ये चैप्टर्स है जो अलग है, ठीक है। अभी तक जो हमने ऊपर के 3 यूनिट्स देखी थी ऑलमोस्ट सेम थी, 4th थोड़ी सी अलग जरूर है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो आपको अलग मिलेगा ही, कुछ आपको एडिशंस मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको 80% कहा है, 100% नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो आपने पढ़ा है वही का वही है, मैं बोलूँगा 10 to 15% होगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। 1-2 मेथड्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो आप पढ़ रहे हो वही का वही है, बिल्कुल वही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये है यूनिट नंबर 6, ये आपकी ज़रूर अलग है। यूनिट नंबर 6 आपने अपनी 11th-12th में नहीं पढ़ी होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने ज़रूर पढ़े, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। 11th में आपका चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके अलावा जो बाकी हैं, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट, ये बाकी चारों जो है वो आपके डिफरेंट चैप्टर्स है, न्यू चैप्टर्स है जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका सब कुछ सेम वाला सिलेबस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, जो आप 11th में पढ़ने वाले हो अपने टर्म 2 में।
ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सब कुछ वही मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सेम। कुछ एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली एडवांस मिलेंगी आपको, कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी, कॉन्सेप्ट वही का वही है। अगर आपने 11th में ध्यान नहीं दिया दोस्तों तो यहाँ सीए फाउंडेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपने 11th 12th में उसको अच्छे से पढ़ लिया तो सीए फाउंडेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत आसान। तो एक ही आपको न्यू सब्जेक्ट मिलेगा जिस पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी 3 आप ऑलरेडी 11th 12th में प्रिपेयर कर चुके होंगे, बस आपको रिवीजन करनी होगी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको एक्स्ट्रा करने होंगे, बाकी सब तो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 11th का क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है, राइट। आप आगे ग्रेजुएशन कर लो, आप सीए कर लो, आप कुछ भी कर लो, 11th 12th में जो आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो ना, वो आगे चलती रहेगी, उसको आप भूल नहीं सकते हो, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपका पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12th, अभी तक तो हम 11th देख रहे थे, क्लास 12th की जो पार्टनरशिप अकाउंट है वही की वही उन्होंने सीए फाउंडेशन में डाली है। फाइनल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्या आप पढ़ने वाले हो 12th में, बिल्कुल पढ़ने वाले हो। और जो ऑलरेडी 12th में है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीनों चैप्टर्स वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेथ आपके टर्म 2 में आने वाला है, रिटायरमेंट आपके टर्म 2 में आने वाला है, एडमिशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो टर्म 1 में। तो जब तक आपकी 12th कंप्लीट होगी आप पूरी पार्टनरशिप पढ़ चुके होगे, येस और नो। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एलएलपीज, ये एक थियोरी पार्ट है, ठीक है। और ये थियोरी आपके क्लास 12th के पार्टनरशिप के चैप्टर में है, बहुत डिटेल में नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझाएंगे, लेकिन वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पार्टनरशिप अकाउंट एग्जैक्ट सेम। एनपीओ टर्म 2 का आपका बेसिकली 12th का फर्स्ट चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टर्म 2 में आप पढ़ने वाले हो। तो जब तक आपकी 12th खत्म होगी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। तो ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन में बहुत ही मेजर पार्ट है आपका एनपीओ, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। तो जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट उनको पूरी कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ना है, ये सोच के पढ़ना कि भाई मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद आपका लास्ट आता है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, जो अभी आप पढ़ रहे हो। 12th के बच्चे अभी टर्म 1 के लिए पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स जो है वो आपका टर्म 2 में आने वाला है, लेकिन शेयर्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि शेयर्स हम कैसे इशू करेंगे, फीचर, री इशू, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपने अपने बुक्स में पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही है आपका अकाउंट्स का सिलेबस। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत कम चैप्टर्स आपको ऐसे दिखे होंगे जो बिल्कुल नए हैं, जैसे कि आपके यूनिट 6 में थे, ये जो 2nd, 3rd, 4th और 5th है, ये है जो डिफरेंट है। बाकी सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन क्या कुछ नया आने वाला है, नहीं, राइट। तो आई होप जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि 11th में पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, या मुझे 12th के बाद कॉलेज नहीं जाना तो मैं 12th में क्यों पढ़ूँ, उनको अपना आंसर मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट से, जो भी 11th में है या जो भी 12th में है, ठीक है, प्लीज़ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनको फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। ये सोच के पढ़ो कि ये मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी सिर्फ आपके मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे जाके आप कुछ भी करोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, तीनों सीए फाउंडेशन में है। अगर आप सीए नहीं भी करते, आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हो, ये टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बस आपको यही मैसेज देना था, क्योंकि मैंने जो अपने स्टूडेंट से बात करी थी तो मैं भी काफ़ी सरप्राइज था ये सोच के कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि 11th में पढ़ के क्या करेंगे, और स्पेशली वो बच्चे जिनको आगे सीए करनी है, राइट। तो प्लीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको आज समझाने आया था। कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।